Good morning, students. Today we are going to discuss about the psychological disorders. And ये topic सबसे ज़्यादा interesting है psychology में because people wants to know why people behave in such a way, why they are unhappy, troubled and dissatisfied, why their minds and hearts are filled with sorrow, unrest and tension. They feel that they are unable to move ahead in their lives. So why the feeling is painful and there is struggle and sometimes they feel not worth living. So you can see so many news are coming in the discussion daily newspaper about the few disorders create some nonsense about the other people's life. They can be harmful to the other. So in this chapter we are completing the first part, that is nature, history and factors affecting the psychological health of the person. Once Carl Jung said, "How can I be substantial without casting a shadow? I must have a dark side too if I am to be whole, and by becoming conscious of my shadow, I remember once more that I am a human being like any other." First, what is abnormality? Abnormal behavior is when a person behave that is away from a normal criteria in the society. So away from normal is abnormal. So there are four factors. So these are commonly called 4Ds. सबसे पहले है डेविएंस. एंड डेविएंस क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में डेविएंट मीन द पर्सन इज डिफरेंट, एक्सट्रीम एंड अनयूजुअल, इवन बिजारे. सेकेंड इज डिस्ट्रेस. So distressing is unpleasant and upsetting to the person and to the another. Then dysfunction, interfering with the person's ability to carry out daily activities in a constructive way and possibly dangerous, so to the person or to the others. History of abnormal behavior. बायोलॉजिकल थ्योरीज है यहाँ पर बहुत सारी, सिमिलर टू फिजिकल डिजीज होता है, बट पीपल आर थिंकिंग अबाउट द सुपर नेचुरल थ्योरीज. डिवाइन इंटरवेंशन, क्योर्स, डेमोनिक पोजेशंस एंड पर्सनल सिन. सो यहाँ पर यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ देर आर पीपल हु वर लाइक फोकसिंग ऑन द कि ओपरी पराई होती है. फ्यू पीपल आर इन टू दिस, तांत्रिकों के पास जाते हैं. वन पर्सन इन जींद देर इज़ वन विलेज डिडवाना. He has killed his 5 kids under the influence of some demonic possession. So these things are sample of the abnormal behavior. Psychological disorders, mental disorders as a result of the trauma. तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज मानती है कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो ट्रॉमा का रिजल्ट होता है. सो जो हिस्ट्री है उसकी टाइमलाइन भी हम इसमें आगे करने वाले हैं. अर्लीस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? एविल स्पिरिट, बुरी आत्माएं. सो ट्री फेनिंग भी इसको बोला जाता है. तो हर कल्चर में, इवन इन क्रिश्चियनिटी, इवन इन इस्लामिक एंड इवन इन हिंदूज, सो देयर आर इनिशियल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एबनॉर्मल बिहेवियर इज द एविल स्पिरिट इन दैट पर्सन. एंशियंट वर्ल्ड में ग्रीक 4 ह्यूमर्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, जो हमने पर्सनैलिटी थ्योरीज में किया था, उनमें अगर इम्बैलेंस हो जाता है सो सुपर मैचुरल फोर्सेस की वजह से भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है. मिडल एजेस में डेमोनिक पोजेशन, कि किसी भूत प्रेत का साया आ गया और फिर उसके बाद पीपल आर गोइंग टू दी ओझा, तांत्रिक एट्सेट्रा, इवन टू दी चर्चेज. झाड़ा लगवाने के लिए लोग जाते थे. रेनेसेंस पीरियड, दिस पीरियड कंसिडर एज द साइंटिफिक अप्रोच वेयर माइंड कैन बी सिक. तो लोग मानते थे कि यस, हमारा जो माइंड है वो सिक हो सकता है. और रेनेसेंस पीरियड में मार्क्ड बाय इंक्रीज ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर. जोहान वेयर एम्फेसाइज्ड साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. ये मानते थे कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं फैमिलीज़ के अंदर, सो वहाँ पर मैक्सिमम उसका जो रिजल्ट होता है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं. और उन्होंने इंसिस्ट किया था कि जो विचेस होती है वो हमेशा उनको मेडिकली हमें क्योर करना चाहिए, ना कि कोई विच होती है जिसको हम सोचते हैं ये मेंटल डिसऑर्डर को ही माना जाता है. सो दिस इज़ द एज ऑफ द रीज़न एंड एनलाइटमेंट. तो 17th और 18th सेंचुरी को एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटमेंट बोला गया था. सो रिफॉर्म मूवमेंट भी आया, जहाँ पर पहले मेंटल हॉस्पिटल्स की जगह
पहले जेल होती थी, उनको बांध के रखा जाता था, उनको पीटा जाता था. सो अदर देन रिफॉर्म्स आए तो देयर आर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आर अवेलेबल फॉर द पेशेंट्स. सो ये अमेरिकन रिफॉर्म के रूप में इसको देगा. बेंजामिन रश एंड डोराथेक्स डिक्स, ह्यूमन ट्रीटमेंट असाइलम्स, मेंटल असाइलम्स में ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाने लगा. देयर आर डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स वर अवेलेबल फॉर दीज पीपल. साइंटिफिक एडवांसेस, बायोलॉजिकल बेसिस पे रिसर्च होने लगी, इमेजिंग टेक्निक्स आ गई, जेनेटिक एंड साइकोफार्माकोलॉजी, बिहेवियर और जो हमारी फार्मेसी है, जो हमारे केमिकल चेंजेस हैं उनके कोरिलेट करके एबनॉर्मल बिहेवियर की एक्सप्लेनेशंस की जाती थी. एक्सोर्सिज्म एंड विचक्राफ्ट, तो मैनेजमेंट ऑफ द मेंटली डिस्टर्ब्ड वाज लेफ्ट लार्जली टू द क्लर्गी. मोनेस्ट्रीज सर्व्ड एज रिफ्यूजीज एंड प्लेसेस ऑफ कन्फाइनमेंट. During the early part of the medieval period, the mentally disturbed were for the most part treated with considerable kindness. Exorcism, exorcism होता है, ये 1 marks में आ जाता है. So it is symbolic act that are performed to drive out of the devil from persons believed to be possession. It was usually performed by the gentle laying of hands. Psychological disorders. Psychological disorders is a harmful dysfunction in which behavior is judged to be atypical, not enough in itself, disturbing, varies with time and culture, maladaptive, harmful, and unjustifiable by what standard. Defined as the function, individual is not functioning adequately based on either his or her standards or according to significant others in the person's life. Almost all the disorders we discuss have symptoms that everyone experiences. Diagnosis of disorder depends on intensity, length of time, and how much it's impacting on the person. डेली रूटीन के जो काम है वो भी इंसान ढंग से नहीं कर पाता. इवन पर्सनल हाइजीन भी ऐसे लोगों की ख़राब हो जाती है. आई मेट फ्यू पीपल रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. सो दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. देयर इज़ नो रूटीन इन दैट पीपल. अभी लॉकडाउन में आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है. एंड एज ए रिजल्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर इंक्रीज डे बाय डे. सो रिजल्ट में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस भी हो सकता है. एबनॉर्मेलिटी के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं. द फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल कॉज. सो बायोमेडिकल मॉडल मानता है दैट ऑल द मेंटल डिसऑर्डर्स हैव फिजिकल कॉजेज़, कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है. इट इज़ कॉल्ड बिग बी फैक्टर. इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जेनेटिक्स हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज कैन ऑल एक्सप्लेन एबनॉर्मल बिहेवियर. एंड इवन जो प्री नेटल कॉजेज़ होते हैं जब बेबी के पैदा होने से पहले, इट डिपेंड्स अपॉन द मदर्स हैबिट्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर हेल्थ. देन साइकोडायनेमिक व्यू. जो साइकोडायनेमिक व्यू है वो मानते हैं कि सिर्फ फिजिकल कॉज नहीं होते, देयर आर सम साइकोलॉजिकल कॉजेज़ जो कि हमारे माइंड में होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में. सो कन्फ्लिक्ट्स इन द माइंड, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी हमारे एबनॉर्मेलिटी का एक कारण हो सकते हैं. बिहेवियरिस्ट. ऑल बिहेवियर इज लर्नड एज वी आर बोर्न विद अ टेबुला रासा. बिहेवियरिस्ट अप्रोचेज वाले मानते हैं एवरी बिहेवियर इज लर्नड, इवन एबनॉर्मल बिहेवियर्स. लाइक सम टाइम वन पर्सन, एक स्मॉल distinction कि there are some causes of depression and it is genetic to the other generation, but you feel the person who is depressed is living with the child and child is observing the behavior of the person of the person means अपनी mother या father जो भी depression में उसको अगर देखता है तो it can be learned also. So there is no like fully explained कि biological ही cause होता है या behaviorist learned behavior होता है. So classical conditioning also here. Operant conditioning or social learning theories under the behaviorist approach. You have already done in class 11th. Cognitive. It is the thinking process between an event and a consequences that makes that consequences as a psychological disorder. तो cognitive theories वाले मानते हैं कि हमने जो सोचा है किसी पर्टिकुलर इवेंट में और उसके जो होने वाले परिणाम के बारे में, वही हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है. की फीचर्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, इरेशनल थिंकिंग हो सकती है, ABC मॉडल, एटीट्यूड, बिहेवियर, कॉग्निशन एंड कॉग्निटिव ट्रायड एंड एरर्स इन लॉजिक ऑल्सो. सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो पहला मॉडल है दैट इज मेडिकल मॉडल. कंसेप्ट दैट डिजीज हैव फिजिकल कॉजेज कैन बी डायग्नोस्ड, ट्रीटेड एंड इन मोस्ट केसेस क्योर्ड. तो मेडिकल हेल्प के साथ इनको क्योर किया जाता है. अज्यूम्ड
that these mental illness can be diagnosed on the basis of the symptoms and cured through therapy, which may include treatment in a psychiatrist hospital. प्रॉब्लम्स विद मेडिकल मॉडल, इफेक्ट्स ऑफ लेबलिंग पर्सन. एक तो जब हम किसी का इलाज शुरू करते हैं, उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो लेबलिंग ऑफ द पर्सन इज अ बिग प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी, दैट इज स्टिग्मा ऑल्सो. इफ बेस्ड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ सिम्टम्स एंड देर इज़ वेरी डिफिकल्ट लाइक सम मिक्स सिम्टम इन वन पर्सन, OCD विद डिप्रेशन, कि किसी को कोई रिपीटेटिव टास्क करने की आदत भी है और उसको एंग्जाइटी भी है एंड उसको वो डिप्रेशन में भी जा सकता है अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से. सो फेवर ऑफ लिस्टेड सिम्टम, तो किस तरफ वो सिम्टम्स जाएंगे वही उसका एक डायग्नोसिस होता है. एंड कोमॉर्बिडिटी ऑफ डिसऑर्डर्स, एक डिसऑर्डर के साथ दूसरे का आ जाना. कन्फर्मेशन बायस ऑल्सो, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेटेड इन ए बायस्ड वे बेस्ड ऑन लेबल. हम अगर किसी का लेबलिंग कर देते हैं तो फिर वहाँ पर कन्फर्मेशन बायस आ जाती है, दैट वन पर्सन हैज़ कन्फर्म्ड ए पर्सन एज द पर्सन सफरिंग विद दिस डिसऑर्डर. सिमिलर प्रॉब्लम कैन एग्जिस्ट विद डायग्नोसिस ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स. स्टॉप स्टिग्मा बिकॉज 1 in 4 people एक्सपीरियंस मेंटल इलनेस. सो हमें कभी भी किसी भी पर्सन की लेबलिंग को और उसकी बताई हुई शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. नेवर एवर शेयर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन टू द अनदर पर्सन अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो. स्टिग्मा क्या होता है? लेबलिंग करना किसी की. स्टैंड आउट डिफरेंट, लॉस्ट आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म करके जो उसकी ओरिजिनल है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्टिग्मा, एक चेकलिस्ट में उसका नाम फिट कर देना कि इसको तो ये बीमारी है. स्टीरियोटाइपिंग हो जाना, ब्लेम करना उसको उसके बिहेवियर के लिए और उसको मिसअंडरस्टूड करना, अनवर्दी समझना कि ये तो किसी लायक नहीं है. पावर मिसयूज्ड, लैक ऑफ कम्युनिकेशन. सो उसकी जो भी पावर है, उसके जो स्किल है वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि मेरे बारे में किसी को कुछ पता है तो आई फील वेरी मच डिस्ट्रेस्ड इन दिस सिचुएशन. हॉस्टाइलिटी, सबस्टैंडर्ड केयर, डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो दे फील. जैसे फिजिकल केयर में आपको टाइम कम लगता है, कई बार कुछ ऐसी इलनेसेस होती है, किसी को फीवर हो गया या किसी को, तो उसमें टाइम कम लगेगा, तो हॉस्पिटल में जाके जो केयर होगी वो थोड़ी ज़्यादा होती है. बट इन केस ऑफ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देर इज़ नो like sometime no cooperation from the patient to the doctor, to the psychiatrist and to the psychologist. तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सब स्टैंडर्ड केयर है, few people are doing this, but in case of a psychologist and psychiatrist they understand the issues and they did more, but sometimes parents won't understand, family won't understand, and they won't give proper care to the person. तो फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल पाती है कई बार डॉक्टर्स को और फिर जो सिचुएशन है वो वर्स्ट हो जाती है. सोशल एक्सक्लूजन, ऐसे लोगों को सोशली एक्सक्लूड किया जाता है. रश्ड दी अपॉइंटमेंट, अवॉइड किया जाता है, अपॉइंटमेंट्स तक पहुंचते भी नहीं है कुछ लोग. रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. फर्स्ट है रिस्क फैक्टर, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ. और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आ गए कैसे हम बचा सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को. फर्स्ट है चाइल्ड, डिफ़िकल्ट टेम्परामेंट होता है बच्चे का, सेल्फ एस्टीम भी लो होती है और नेगेटिव थिंकिंग स्टाइल अगर है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फ्यूचर में मेंटल डिसऑर्डर होने के. प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकते हैं ईजी टेम्परामेंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, गुड सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, ऑप्टिमिस्टिक कोपिंग स्टाइल. जो बच्चा है वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को एट्रीब्यूट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, तो हमारा पॉजिटिव एक्सप्लेनेटरी स्टाइल हो जाता है. तो वी आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. फैमिली के कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिससे कि उस फैमिली के अंदर किसी को भी मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना. फैमिली डिसहार्मनी, अगर घर के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है किसी भी फैसले में, इनस्टेबिलिटी और ब्रेकअप. हार्श और इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन स्टाइल. पेरेंट्स विद मेंटल इलनेस और सब्सटेंस अब्यूज़, अगर फैमिली में ये कल्चर है कि सब्सटेंस अब्यूज़ है और किसी पेरेंट को या किसी भी ब्रदर और सिस्टर को मेंटल इलनेस है और जो इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन स्टाइल है वो मेंटल डिसऑर्डर की ओर लेके चला जाता है किसी भी फैमिली मेम्बर को. प्रोटेक्टिव फैक्टर, फैमिली हार्मनी एंड स्टेबिलिटी, फैमिली में कुछ मतलब बैलेंस्ड फैमिली है. सपोर्टिव पेरेंटिंग है, ऐसा डिसिप्लिन स्टाइल नहीं है हिटलर की तरह की जो बोल दिया सो बोल दिया, एंड दे वोंट लिसन टू द किड्स.
स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़, और जो फैमिली वैल्यूज़ है, कल्चर है, द कैरेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल ऑल्सो लीड टू द लेस मेंटल इलनेस। स्कूल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, पीयर रिजेक्शन, अगर पीयर रिजेक्शन होगा, बच्चों को आइसोलेट कर देंगे क्लासमेट्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। स्कूल फेल्योर, अगर स्कूल में ग्रेड कम आते हैं, सो इट इज़ अ रिस्क फैक्टर विद द स्टूडेंट। पुअर कनेक्शन एट स्कूल, स्कूल में अगर अच्छे से बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो लास्ट वन इज़ कि स्कूल के साथ प्रोटेक्टिव फैक्टर कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट दैट एनहांस बिलोंगिंग एंड कनेक्टेडनेस, जो पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट है वो एनहांस करता है बिलोंगिंगनेस को और कनेक्टेडनेस को, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकती है स्कूल में। लाइफ इवेंट्स में डिफ़िकल्ट स्कूल ट्रांजिशन, अगर स्कूल चेंज होता है तो माल एडजस्टमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चे की लाइफ में। डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर एंड इमोशनल ट्रॉमा ड्यू टू सम डिफरेंट फैक्टर। लाइफ इवेंट्स में इन्वॉल्वमेंट विद केयरिंग अडल्ट, तो लाइफ इवेंट्स में ये प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकते हैं। सपोर्ट अवेलेबल एट क्रिटिकल टाइम्स, अगर आपको सपोर्ट मिल जाती है आपके मुसीबत के समय पर, तो दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर द मेंटल हेल्थ। देन सोशल फैक्टर्स, डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन, सोशो इकोनॉमिक एडवांटेज एंड लैक ऑफ एक्सेस टू सपोर्ट सर्विसेज। अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होगा, आइसोलेशन होगा और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होगा, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। प्रोटेक्टिव फैक्टर में पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी नेटवर्क्स, एक्सेस टू सपोर्ट सर्विसेज, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्राइड ऑल्सो हेल्प ए पर्सन टू प्रोटेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। There is one more model, biopsychosocial perspective for the psychological disorder explanation. Assume that biological, socio-cultural and psychological factors combine and interact to produce psychological disorders. So जो psychosocial perspective है उसमें आएगा कि बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंबाइन एंड इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। So biological, psychological or society or family factors also together impact the mental health of the person. Biopsychosocial approach, biological approach में evolution, individual genes, brain structure and chemistry. Second is social, role expectation, definition of normality and disorder. Psychological में stress, trauma, learned helplessness, mood related perceptions and memories. तो ये बायोसाइकोसोशल को टुगेदर हम वी कैन एक्सप्लेन दिस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रेस। इस अप्रोच में क्या होता है, जो फैक्टर्स है वो चेंज होते रहते हैं, कोई कांस्टेंट लेबल आप नहीं दे सकते किसी पर्सन पे। नॉर्मल बिहेवियर चेंजेस ओवर कल्चर, सब कल्चर्स एंड टाइम्स। फॉर एग्जांपल, इज गैंग बिहेवियर और वायलेंस एबनॉर्मल? इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड सिम्टम्स देन वरी अबाउट लेबल्स। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर का। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल में सबसे पहले प्रीकर्सर्स, फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर, ब्रेन डिजीज, अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बैड फैमिली डायनामिक्स। सो डायथेसिस ये कहता है कि हमारी जो बॉडी है वो पहले ही वल्नरेबल है कोई भी स्ट्रेसर को ना झेलने के लिए, और इसमें जो रोल प्ले करता है वो 4 फैक्टर हो गए, ब्रेन डिजीज, अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंस, बैड फैमिली डायनामिक्स और जेनेटिक फैक्टर्स। इसके बाद जो आउटकम आता है वो डिसऑर्डर, जैसे कि सिजोफ्रेनिया। अब स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बीच में। पुअर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अगर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है सेल्फ की तो डिस्ट्रेस में चले जाएगा इंसान एंड डिसऑर्डर कैन बी डेवलप्ड। स्ट्रेसफुल फैमिली डायनामिक्स एंड सोशल स्ट्रेसेस ऑल्सो, सो आउटकम होगा डिसऑर्डर। टाइमलाइन क्या है हिस्ट्री की, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जो हमने किया है। फर्स्ट है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ एडॉप्टेड इन पेरिस, लिटिल मेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, 1893 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर द यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर द इनसेन, 22 कैटेगरी हुई थी इसमें रेफर्ड, और इसमें सोमैटिक कॉजेज ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर 1918 में पब्लिश हुआ था, जो कि मेंटल हॉस्पिटल्स और असाइलम्स यूज़ करते थे।
1948 में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, injuries and causes of death contains a whole section for mental disorders, ISC. This was published. Then 1952 में फर्स्ट DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने डेवलप किया था, फोकस्ड ऑन डायग्नोसिस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच डिसऑर्डर, इन्फ्लुएंस फ्रॉम साइको एनालिटिकल थिंकिंग. DSM-2 पब्लिश हुआ इसके बाद कुछ चेंजेस के साथ, डिफरेंस फ्रॉम DSM-1 इन 1968. देन 1980 में DSM-3 यूज ऑफ फील्ड टेस्टेड क्राइटेरिया टू अचीव रिलायबिलिटी, नो थ्योरीज ऑफ एटियोलॉजी. देन 1994 में DSM-4 आ गया, कंजर्वेटिव रिवीजन ऑफ DSM-3. 2000 में DSM-4 text is revised but the diagnostic criteria are not, only text was revised. In 2013 DSM-5 जो कि अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, this is the latest 2013 diagnostic statistical manual. And there is one more ICD, it is there. DSM-5 is from American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. This is the first one. And second is ICD-10, International Classification of Disease, ICD-10, which is known as the ICD-10 Classification of Behavioral and Mental Disorder. It was prepared by the WHO. सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो DSM-5 में अभी हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो लेटेस्ट वर्जन है. फर्स्ट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेकंड इज स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, थर्ड इज बायोपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, फोर्थ इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, फिफ्थ इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, सिक्स्थ ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, सेवन्थ में ट्रोमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, एट्थ में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, देन टेंथ फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, 11th में एलिमिनेशन डिसऑर्डर, 12 स्लीप वेक डिसऑर्डर, 13 में सेक्सुअल डाइसफंक्शंस, 14 में जेंडर डाइसफोरिया, 15 में डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, 16th इज सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, 17th में न्यूरो कोग्निटिव डिसऑर्डर्स, 18th में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, 19 में पैराफिलिक डिसऑर्डर एंड 20 में अदर डिसऑर्डर. अभी इसमें भी रिवीजन के साथ इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ DSM द गेमिंग डिसऑर्डर इज कंसिडर एज द मेंटल डिसऑर्डर. इट इज़ इन आई थिंक 2017 or 18 year to be confirmed. So these are the two criterias which were used right now, latest version DSM-5 and ICD-11 alpha. So DSM-1, DSM-2, 3, then 3R, then 4, 4TR, then DSM-5 and now ICD-11. So आपको अगर कभी भी कोई सिम्टम चेकलिस्ट देखने, डोंट गो फॉर द गूगल सर्च, जस्ट गो फॉर दीज टू ऑथेंटिक मैनुअल्स, ICD and DSM. रेट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. सबसे पहले अल्कोहल अब्यूज़ और डिपेंडेंस. सो एथनिसिटी और जेंडर बेस्ड अगर देखा जाए तो मेन वर सफर्ड फ्रॉम 23.8% with alcohol abuse and dependence. Women are 4.6 and total is this. So you can see white 13.6 and black 13.8 and Hispanic is 16.7. Generalized anxiety disorder. So these are the criteria in percentage. Phobia 9.7 and obsessive compulsive disorder 2.6 in white, 2.3 and Hispanic 1.8. Mood disorder 8.0 in white, schizophrenia 1.4, antisocial personality Hispanic में बहुत ज़्यादा है and men and women में कम है, but mood disorder women में ज़्यादा है. You can say here phobias women में ज़्यादा है. सो there is a जेंडर डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो ऐसा नहीं है कि प्रेवलेंस सेम है दोनों जेंडर में. इवन जो ये लास्ट में टोटल है, दिस इज़ फॉर द थर्ड वन जो कि LGBT सिंड्रोम एंड ऑल. सो थर्ड जेंडर एंड बिकॉज द लास्ट वन इज कट डाउन. सो सोर्सेज है डाटा फ्रॉम रॉबिन्स एंड रेजियर्स 1991. सिमिलर जेंडर डिफरेंसेस थ्रू विद समवट हायर रेट्स ऑफ डिसऑर्डर कम्स फ्रॉम द US नेशनल कोमॉर्बिडिटी
सर्वे। और अगर हम इन डिसऑर्डर्स की कोमॉर्बिडिटी देखें तो देयर आर सम मिक्स ऑल्सो, like generalized anxiety disorder with alcohol abuse, OCD with alcohol abuse, so mood disorder with OCD, schizophrenia with OCD or with GAD, so antisocial personality with mood disorder, so these were comorbidity, one disorder with the another one। तो वो जो मिक्स सिम्टम वाली चीज़ें होंगी, मिक्स सिम्टम वाले लोग होंगे, उनको किस क्राइटेरिया में रखा जाता है प्रोमिनेंट सिम्टम देख के, बट एक डिसऑर्डर की प्रेवलेंस उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है जो कि टेबल में दिख रहा है। So identify the symptoms associated with depression and mania. Describe the characteristics of hyperactive children. These are the new questions, and this book is revised also. If you have the old book, please check it out. This book should be based upon the DSM-5. That is the latest. Thank you very much.